Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will start our second topic, basic concept of economics. So let's start. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पहले आते हैं ह्यूमन बॉन्ड्स। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सबसे बेस होता है वो होता है ह्यूमन बॉन्ड का एग्जिस्टेंस। तो द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन बॉन्ड्स इज एट द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का रूट है, जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन बॉन्ड्स। So classification of human bonds. We can divide bonds into two categories, that is primary bonds and secondary bonds. What is primary bond? Primary bond is that which is very essential for our daily life. It is very necessary for existence of human life. लाइक आपको डेली आपको यूज़ के लिए यू वांट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एवरीथिंग दिस इज एसेंशियल फॉर डेली लाइफ, फॉर सर्वाइविंग ऑफ अ ह्यूमन। उसके बाद आती है सेकेंडरी बॉन्ड्स। द सेकेंडरी बॉन्ड इज दैट कि व्हेन अ पर्सन फुलफिल हिज और हर प्राइमरी बॉन्ड्स देन ही गो फॉर सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स में पहली आती है बॉन्ड्स फॉर कंफर्ट्स। बॉन्ड्स फॉर कंफर्ट्स का है कि जो नीड्स आपकी नेसेसिटी पूरी होने के बाद आती है, लाइक आप इनको उस बॉन्ड्स जो गुड्स होते हैं जो हमारे कंफर्ट, हमारी लग्जरीज के लिए चाहिए होते हैं, उस गुड्स को हम इस बॉन्ड से रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा नेसेसिटी हो गया घर, खाना, कपड़ा, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा फर्नीचर होना चाहिए घर में अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होने चाहिए और लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद आता है बॉन्ड्स फॉर लग्जरीज। जब हमारी नेसेसिटी और कंफर्ट दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं देन वील गो फॉर लग्जरीज। तो लग्जरी मतलब कि लग्जरी इज़ नॉट नेसेसरी, वो आपको पूरी हो ना हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लग्जरी वो गुड्स और वो होते हैं जो विच आर वेरी एक्सपेंसिव, और दैट इज़ ओनली फॉर शो योर वेल्थ एंड योर पावर। Now we come to our second next point, features of human bonds. तो features of human bonds में आता है पहला, bonds are unlimited. As we also learn in the definitions also कि bonds are unlimited. Got it? ये हमने कौन सी definition में पढ़ा था? That we read at scarcity definition by Lionel Robbins में कि बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। मतलब बॉन्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, एक बॉन्ड पूरी हुई नहीं कि दूसरी बॉन्ड स्टार्ट हो जाती है। द पर्सन व्हेन दे बॉन्ड, द पर्सन द डे ही बॉन्ड, उस दिन से नेसेसिटी उसकी बॉन्ड स्टार्ट होती हैं एंड इट विल एंड टिल हर और हिज डेथ। बॉन्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत सी बॉन्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लाइक अगर आप कार खरीदते हो तो आपका पेट्रोल की बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बॉन्ड्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बॉन्ड ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड है वो किसी एक या उससे ज़्यादा गुड से सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं। लाइक अगर हमें भूख लगी है तो हम एक नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, वी गो फॉर पिज़्ज़ा ऑल्सो, वी गो फॉर बर्गर ऑल्सो, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव। बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव होती है कि एक मतलब 2-3 बॉन्ड्स एक दूसरे को compete करती हैं। लाइक अगर आपके पास सपोज 1000 रुपीज़ हैं, अब नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आपका मन कर रहा है कि आप आई गो फॉर अ मूवी और उसी समय आपको एक बुक भी खरीदनी है एंड द अदर साइड आपको अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी करनी है, तो ये एक दूसरे को compete करती हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि कौन सी बॉन्ड्स को आप प्रायोरिटी पे रखते हैं। अदरवाइज से बॉन्ड्स मल्टीप्लाई।
वॉन्ट्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, वॉन्ट्स कभी एक सी और स्टैटिक नहीं होती, वॉन्ट्स हमेशा ही मल्टीप्लाई होती रहती है, क्योंकि लाइक मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस कि मल्टीप्लाई होने से हमें हमेशा एक नई चीज़ का क्रिएशन होता है, एक नया चीज़ सामने आती है। वॉन्ट्स रीअकर, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती है वॉन्ट्स की वो ये होती है कि वो आपको टेम्परेरी सेटिस्फाई करती है, वो आपको परमानेंट सेटिस्फाई नहीं करती। लाइक अभी आपको भूख लगी है तो आपने खाना खा लिया, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी, अदर टाइम यू डोंट वांट टू ईट फूड। ओके, तो वॉन्ट्स रीअकर मतलब वॉन्ट्स अगेन एंड अगेन रीकर होती है। अ सिंगल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड, एक साथ कई वॉन्ट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो हम एक बार में सिर्फ एक वॉन्ट या कुछ वॉन्ट्स को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ इनसफिशिएंट हो सकते हैं। सम वॉन्ट्स कैन बी पोस्टपोन्ड, कुछ वॉन्ट्स आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं, आप उसको आगे के लिए भी रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो आज के दिन ही कंप्लीट होनी है। लाइक अगर आपको टीवी लेना है, कार लेना है, या यू वांट टू बाय एक्सपेंसिव फ़ोन, तो आप उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। वॉन्ट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉन्ट्स का जो फीचर है वो ये है कि वॉन्ट्स अपनी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग डिफर करती है। लाइक अगर आपको अभी भूख लगी है और ऑन द अदर साइड आपको मूवी देखने जाना है, तो कौन सी वॉन्ट अर्जेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम वॉन्ट्स की फुलफिलमेंट का देखते हैं। अगर हमें भूख ज़्यादा लग रही है तो वील गो फॉर फूड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट गो फॉर अ मूवी। वॉन्ट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक ऐसा मतलब यू कैन से द हार्ड ट्रूथ कि हमेशा वॉन्ट्स गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी से आगे ही रहती हैं, इट्स ऑलवेज रिमेन अहेड। गॉट इट? नेक्स्ट वी कम टू आवर पॉइंट कंजम्पशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के। ओके, कंजम्पशन का डायरेक्ट मीनिंग है द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। इट इज़ डायरेक्टली रिलेट, यू कैन से दैट कि जो आपको जो चीज़ चाहिए, जो सर्विसेज आपको चाहिए, वो अगर आपके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। अब कंजम्पशन एक डायरेक्ट यूज है गुड्स और सर्विसेज का कि आप ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आता है सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन इज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ओवर द एनवायरनमेंट एंड नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब सस्टेनेबल कंजम्पशन वो है कि गुड्स और सर्विसेज जो ऐसी नीड्स विच मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल, जो आपकी एक कॉमन मैन की नीड्स को मीट करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और जो फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ की ज़रूरत है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट डाले बिना ही आपकी नीड्स और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन, significance of consumption is simple consumption. So significance of consumption is the primary motive for economic activity, क्योंकि all economic activity जो है वो like production, exchange, distribution जो भी होता है वो किसके थ्रू होता है? due to consumption requirement in an economy. सेकेंड आता है कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कंजम्पशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट एंड एंड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एंड विद द यूज ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। सो कंजम्पशन इज द एंड पर्पस। इफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द स्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, so the consumption is the end purpose of all economic activity.
The third one is consumption is the index of standard of living. So level of consumption क्या है और टाइप ऑफ गुड्स, ये डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. सो कंजम्पशन से ही हम किसी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका वे ऑफ लिविंग हम समझ में आता है हमें. सो कंजम्पशन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमिक वेलफेयर का बेसिस होता है. इकोनॉमिक वेलफेयर जो रिफर करता है वो टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ किसी भी कंज्यूमर का उस गुड्स को कंज्यूम करने पे होता है. तो जितना भी लार्जर उस गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन होगा उतना ही लार्जर इकोनॉमिक वेलफेयर काउंट होता है. कंजम्पशन इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि द लेवल ऑफ किसी भी इकोनॉमी का लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पर. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है लेवल ऑफ टोटल कंजम्पशन पे. Now we come to our next point, utility. Utility refers to the want satisfying power of a commodity. मतलब यूटिलिटी जो है वो एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है. कि आपको उस चीज़ की कितनी यूटिलिटी है कि नहीं है. यूटिलिटी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो उस गुड्स और सर्विसेज को उस पर्टिकुलर टाइम में यूज़ करने पर जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो फर्स्ट वन इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. यूटिलिटी सब्जेक्टिव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं हो सकती और आइडेंटिफाई नहीं हो सकती. ये डिपेंड करती है एक इंडिविजुअल के अपने एस्टिमेट पे कि उसका अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है. यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव बाय नेचर. सो कुछ इकोनॉमिक इसको मेंटेन करते हैं कि यूटिलिटी मेजर हो सकती है. अकॉर्डिंग टू मार्शल कहते हैं कि इंडिविजुअल इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी अमाउंट फॉर अ यूनिट ऑफ कमोडिटी. उसको हम एज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी हम उसको काउंट कर सकते हैं. द थर्ड वन इज यूटिलिटी इज रिलेटिव. यूटिलिटी रिलेटिव है, यूटिलिटी एब्सोल्यूट नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर. बिकॉज रिलेटिव इसलिए है क्योंकि ये एक पर्सन की नीड पे डिपेंड करती है और इसीलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. ये हमेशा पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, आपका सराउंडिंग कैसा है, सर्कमस्टेंसेस कैसा है, उस पर यूटिलिटी वेरी करती है. यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस इज सेम, बट नो, यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम नहीं है. क्योंकि यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस जो है वो आपको उस चीज़ की कितनी नीड है वो इसको डिपेंड करता है कि. और यूटिलिटी क्या है कि यूटिलिटी लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि आपको पता है कि सिगरेट का जो है वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, बट फिर भी सिगरेट की यूटिलिटी बहुत सारे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करती है जो स्मोक करना पसंद करते हैं. सो स्मोकिंग करना और स्मोक करना, सिगरेट उनकी यूटिलिटी है बट वो यूजफुल नहीं है बिकॉज उनकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं कर रही है. नो मोरल और लीगल कॉनोटेशंस. यूटिलिटी का कुछ भी एथिकल और लीगल कॉनोटेशन नहीं है. इट इज न्यूट्रल बिटवीन गुड एंड बैड. ओके, it is neutral between useful and harmful. The last one is utility is abstract. Utility abstract है क्योंकि हम इसको फील नहीं कर सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते. अब नेक्स्ट वी कम टू टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction from the amount of the commodity consumed.
और what is marginal utility? Marginal utility is utility which result from a unit increase in consumption. बहुत ही इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कहीं आप जा रहे हैं खाना खाने या सपोज आपको आज चाय पीने का मन कर रहा है, सो जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, सो आपने आप पूरे दिन में आप 3 कप टी लेते हैं, तो वो दैट इज़ टोटल यूटिलिटी ऑफ योर कंजम्पशन. लेकिन किसी दिन अगर आप एक एक्स्ट्रा लेते हैं, तो द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ योर कमोडिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी. लाइक द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, जो भी कोई भी इंक्रीमेंट होता है टोटल यूटिलिटी में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. सो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ दैट? सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी नंबर माइनस 1. Next, the topic comes to production. The act of making goods and services is called production. Is the simple meaning. Production कोई भी किसी भी आपका creation of utility हो सकता है, creation utility in goods, services, जो भी हम उसको create करते हैं, that is called production. तो production can be added in जो यूटिलिटी होती है प्रोडक्शन में, दैट इज यू कैन से दैट कि हम प्रोडक्शन को यूटिलिटी से जोड़ सकते हैं, एंड दैट कैन बी एडेड इन फॉलोइंग वेज: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी इज द वन ऑफ द वेज बाय विच यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज. लाइक जो भी आप कोई रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो फिनिश किस में हो रहा है? एक प्रोडक्ट में हो रहा है. सो उसको एक फॉर्म दे दिया गया, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी ऑल्सो भी इंक्रीज बाय ट्रांसफरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. द थर्ड वन इज टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है जब उस चीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इफ अगर कोई भी गुड्स है जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, अगर सपोज अभी पेन की बहुत डिमांड है और उसी तरह से उसका प्रोडक्शन किया जाए, उसको क्रिएट किया जाए और वो मार्केट में पहुंचेगा, तो वो टाइम यूटिलिटी को प्रेफर करता है. सर्विस यूटिलिटी रिजल्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ पर्सनल सर्विस लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ट्रांसपोर्टर. इन सब की यूटिलिटी को जब हम काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स. प्रोडक्शन में हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी रिसोर्सेज प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. जो भी हम रॉ मटेरियल लें, लेबर लें, लैंड लें, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एनीथिंग. तो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजुअली क्लासिफाइड बाय 4 मेन ग्रुप: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड जो इंक्लूड करता है ऑल दोज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज फॉरेस्ट, मिनरल्स, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. लेबर होता है ह्यूमन एफर्ट जो आपको फिजिकली, मेंटली इन्वॉल्व रहता है किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में. कैपिटल डिफाइन होता है मैन मेड या आप कहोगे प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, बिल्डिंग हैं, दैट इज कम इन कैपिटल. एंटरप्रेन्योरशिप जो एक किसी भी प्रोडक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज करता है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है प्रोडक्शन से रिगार्डेड. नेक्स्ट वी कम टू प्राइस. So price होता है, the price of a commodity is the unit or amount of money that has to be given to get this commodity. आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे मार्केट में, आपको उस यूनिट का, उस कमोडिटी का कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस.
सो लाइक जो नेचुरल रिसोर्सेज जो गॉड ने हमें गिफ्ट किए हैं, दैट इज आर प्राइसलेस, बट ऑल अदर थिंग्स आर वी हैव टू टेक आफ्टर गिविंग सम मनी. General price level. General price level refers to the average level of prices of all goods and services produced in the economy. You can say call the price level. The price level आपका increase भी हो सकता है और decrease भी हो सकता है time period के according. जब large increase होता है general price level, तब हम उसको क्या बोलते हैं? Inflation. Or when it's go down, then we can call this deflation. Inflation is generally defined as the process of persistent and appreciable rise in the general price level. Inflation is generally defined, मतलब जो भी किसी भी प्रोसेस का persistent और appreciable rise होता है किसी भी price level पे, उसको हम inflation बोलते हैं. इन्फ्लेशन जो रिफर करता है प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइस बट नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस. इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है एप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइज, मतलब प्राइस के राइज में जो भी एप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. और राइज इन प्राइस शुड बी प्रोलॉन्ग्ड इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज. इन्फ्लेशन जो होता है वो मेजर करता है रेट ऑफ इंक्रीज इज द प्राइस लेवल. जो भी आपका प्राइस इंडेक्स में प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन उससे मेजर किया जाता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन इन्फ्लेशन ओनली, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. What is demand pull and cost push? Inflation originating from the demand forces is called demand pull inflation, or cost pull inflation refers to inflationary rise in prices which arise due to increase in cost. So what is demand pull inflation? Demand pull inflation क्या होता है? Demand pull inflation होता है जब डिमांड किसी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड एक्सीड कर जाती है उसकी सप्लाई जो अवेलेबल है मार्केट में. कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है, जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हम उसको हम बोलेंगे जब आपका प्रॉफिट मार्जिन या किसी भी चीज़ का कॉस्ट वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Now we come to our next point, value. Value of a commodity refers to the valuation placed by a household on the consumption of this commodity. तो वैल्यू किसी भी कमोडिटी की रिफ़र करती है कि जो भी हाउस होल्ड उस चीज़ को, उस कमोडिटी को कितने नंबर में, कितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहा है, उसका क्या प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन किया जाता है. तो वैल्यू हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. तो वैल्यू इन यूज़ का मतलब है कि कंजम्पशन, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन वैल्यू, और वैल्यू इन एक्सचेंज जो भी आपका मार्केट वैल्यू है कमोडिटी का. मतलब वैल्यू इन यूज कि आपका उस कंजम्पशन का, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना कंजम्पशन है, वो उस यूटिलिटी को कितना डेराइव करता है, उसको एक्सप्रेस करता है. और वैल्यू इन एक्सचेंज है कि पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज जो भी मार्केट में और दूसरे गुड्स और सर्विसेज से एक्सचेंज होते हैं, दैट इज काउंटेड इन वैल्यू इन एक्सचेंज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट. A market means a system or a setup in which the buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate with each other and strike a deal about the prices and the quantity to be bought and sold. तो मार्केट का मतलब आपको समझ में आ गया कि जहाँ बायर्स और सेलर्स किसी भी कमोडिटी को लेके आपस में इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई भी डील स्ट्राइक कर सकते हैं उस कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी जो उनको बेचना और ख़रीदना है. मार्केट का सबसे है कि मार्केट नीड नॉट टू बी लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. मतलब मार्केट आपको नहीं चाहिए कि इस पर्टिकुलर जगह पे ही मार्केट होना चाहिए.
बायर्स और सेलर्स का आपस में कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट होना इज नॉट नेसेसरी फॉर मार्केट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज गुड्स मार्केट एंड वन इज फैक्टर मार्केट. गुड्स मार्केट क्या होते हैं? गुड मार्केट्स वो हैं जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल की जाती हैं, लाइक क्लॉथ मार्केट, कार मार्केट, दिस कॉल्ड गुड्स मार्केट. फैक्टर मार्केट है जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज बाय और सेल की जाती हैं. जैसे कहाँ पे कैपिटल मार्केट है, कौन सा आपका मशीनरी का मार्केट है, वो जो हमें जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए उसका जो मार्केट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर मार्केट. नेक्स्ट वन आता है हमारा मनी. मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक्स. किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. द एक्सचेंज using money as a system of exchange for carrying out various types of economic transaction is known as money economy. तो एक्सचेंज ऑफ यूजिंग मनी, आप किसी भी सिस्टम को, आपको वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए जो हमें करेंसी चाहिए होती है, जो हमें प्राइस हमें पे करना है, वो एवरीथिंग वी कैन डू विथ मनी. इन प्रीवियस टाइम देयर वॉज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम जो रिफर करता था वो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इनकम. Income can be defined as a flow of goods and services or flow of money accruing to an individual or all the people in an economy over some specified time. Income can be defined as a flow of goods and services. मतलब इनकम जो है वो डिफाइन करती है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो क्या है, या उस एक इंडिविजुअल उस मनी का कैसा फ्लो है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. अदर वन इज़ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल अपनी किसी भी फैक्टर सर्विसेज को फर्म को सेल करता है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम. पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम होता है किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम जो उसके नॉर्मल रेसिडेंट्स, उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा उस पर्टिकुलर ईयर में अर्न की गई हो. सो पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए हम सिम्बॉलिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. नेक्स्ट वन इज सेविंग. सेविंग एज नेम सजेक्ट्स कि सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन. मतलब जो पैसा हमने कहीं कंजम्पशन पे कहीं स्पेंड नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आर सेविंग. सेविंग हम दो तरीके से करते हैं, लाइक पर्सनल सेविंग जो एक हाउस होल्ड अपने लिए करता है. बिजनेस सेविंग होता है कि वो शेयर होल्डर और उन सब में आपस में सेव किया जाता है कि उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आगे हम लगाएंगे उसमें. गवर्नमेंट सेविंग जो होती है वो सेविंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जो उनको आगे पूरी कंट्री की इकनॉमी को और उसको आगे रन करने के लिए इफ़ दे वांट सम मनी, तो वो सेविंग जो होती है दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट सेविंग. The next topic is investment. Investment is defined as the act of using production resources for the production of capital good. किसी भी प्रोडक्शन रिसोर्सेज को यूज़ करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किसी भी प्रोडक्शन रिसोर्सेज को कैपिटल गुड्स के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. लाइक अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें अगर हम कुछ एड ऑन करते हैं, लाइक हम फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी किसी फर्म को कोई मशीनरी अभी है उनके पास, बट दे आर बाइंग सम न्यू एंड मॉडर्न मशीनरी, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आता है फर्स्ट प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कि न्यू कैपिटल गुड्स सच एज कोई भी इक्विपमेंट है, टूल्स है, कहीं आपने प्लांट डाला है, जो वो हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स. इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर. इट्स नेम सजेस्ट कि जो भी अपने घर में या कोई फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, फैक्ट्री की लैंड ले लिया या अपना रेसिडेंशियल कुछ ले लिया, उसमें जो हम पैसा लगा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. द थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. Many people, many firms keep raw material stock, finished goods
तो उनको जो हम इन्वेस्ट करके, उनको जो हम स्टोर करके अपने पास रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेल्थ. Wealth refers to the stock of all those assets which are a source of income. Wealth उस स्टॉक को रेफर करती है, उस असेट्स को रेफर करती है जो आपके सोर्स ऑफ आपके इनकम का कोई सोर्स है. वेल्थ जो है स्टॉक आप करते हो, कोई भी गुड्स का स्टॉक जो सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, जो उस किसी भी ओनरशिप को फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम यूटिलिटी परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्थ. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल्थ है यूटिलिटी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूटिलिटी. तो कोई भी वेल्थ किसी भी यूटिलिटी को पजेस करती हो, मतलब आपको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन देती हो. द सेकेंड वन इज स्कार्सिटी. इट मस्ट बी, कोई भी आपकी सप्लाई है वो स्कार्सिटी पे हो, तब आपको वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है. ट्रांसफरेबिलिटी, आपको ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र करनी हो. एक्सचेंज वैल्यू, जब आपको किसी भी गुड्स के उसकी यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, सब का एक्सचेंज वैल्यू आपके लिए कोई आपको सेटिस्फेक्शन देता हो. So there is two types of wealth, where one is individual wealth and the other one is national wealth. तो what is individual और personal wealth? Individual और personal wealth वो उस स्टॉक को रेफर्स करते हैं जो एक पर्सन द्वारा खुद ओन किए गए हों. जो भी असेट एक पर्सन द्वारा खुद ओन किए गए हों वो इंडिविजुअल वेल्थ को रेफर करते हैं. और नेशनल वेल्थ होता है, नेशनल वेल्थ वो ऑल टेंजिबल, ऑल रियल वेल्थ जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर वेलफेयर. वेलफेयर इज टेकन टू मीन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग अमंग द पीपल. वेलफेयर इज, जो वेलफेयर का हम सेंस लेते हैं, उसका मतलब लेते हैं, वो क्या मतलब है? सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जो दूसरे किसी भी पर्सन के वेल बीइंग को प्रेजेंट करता हो. So there are two types of welfare. One is economic welfare, the other one is non-economic welfare. Economic welfare वो welfare है जो social welfare का part होता है, जो directly और indirectly money terms को measure करता है. क्योंकि welfare affected by the factors जो monetary terms को express करते हैं, that is called economic welfare. और non-economic welfare वो welfare होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, सच एज एनवायरमेंट, सोशल रिलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लाइक दिस वी दैट इज ऑल कम इन नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर. नाउ द बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी. जो बिजनेस साइकिल होती है वो डिफाइन करती है रिकरेंट फ्लक्चुएशन, जो एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में उसको फ्लक्चुएट करती है. रिकरेंट एक्टिविटी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्लक्चुएशन देती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल डिवाइड करते हैं हम 4 फेसेस में. वन इज एक्सपेंशन ऑन और प्रॉस्पेरिटी. मतलब आप अपने बिजनेस को, उसके आउटपुट को, उसकी इनकम को अगर आप स्पेंड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन. रिसेशन, जब आपका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जब डिफ्लेशन वाला रेट चल रहा होता है, तो उस फेज को क्या बोला जाता है? रिसेशन. डिप्रेशन, डिप्रेशन वो फेज है जो रिसेशन से भी सीवियर है. उसको हम, मतलब जनरल डिक्लाइन होता है इकोनॉमी में, उसमें आपको रुक रुक के नहीं, आपको कंटिन्यूस डिक्लिनेशन दिखेगा किसी भी इकोनॉमी में, रिकवरी और रिवाइवल. तो किसी भी फेज डिप्रेशन के बाद, आफ्टर रिसेशन, डिप्रेशन, तो एक फेज आता है जब हम रिकवरी या रिवाइवल की तरफ जाते हैं. किसी भी इकोनॉमी में ये फेज आएगा ही कि आफ्टर डिप्रेशन ये फेज आएगा, तो जब एम्प्लॉयमेंट और इनकम राइज होने लगती है, दैट इज कॉल्ड रिकवरी पीरियड.
Aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand defined as the total amount of goods which all the buyers of final output in the economy desire to purchase. मतलब it is the total desire जो buyers purchase करते हैं किसी भी इकोनॉमी में. इसको आप क्लोज इकोनॉमी भी कह सकते हैं, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो सारे बायर्स किसी भी इकोनॉमिक डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए परचेज करते हैं. और एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट विच ऑल द फर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. तो जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, जो भी फर्म्स होती हैं, वो एक इकोनॉमी में जो आइटम को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसका जो टोटल अमाउंट का आउटपुट आता है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. बेसिक इकोनॉमिक एंटाइटीज इन एन इकोनॉमी. तो बेसिक इकोनॉमिक एंटाइटीज सबको ही पता है, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट. ये तीन चीज़ें जो हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बेसिक रूट है. हाउस होल्ड जो एक पर्सन, ग्रुप, कोई भी आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल, एक कॉमन मैन, उसको रेफर करता है. फर्म जो होता है, फर्म एक कोई भी एक प्रोडक्शन हाउस है, कोई भी एक फर्म है, कोई सप्लायर है, उसको हम फर्म में हम काउंट करते हैं. गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में. स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स. तो स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस एट अ टाइम होते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं. उनके लिए कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता. जैसे स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ वेल्थ, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, वो आपको उस समय कितना चाहिए वो तभी समझ में आता है. यू कैन नॉट से कि इतना फ्यूचर में इतने पर्सन चाहिए होंगे या फ्यूचर में इतना आपको स्टॉक चाहिए होगा वेल्थ का. यू कैन डिटरमाइन. फ्लो वेरिएबल्स जो है वो पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम में जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए कितने आपको फ्लो चाहिए, कितने वेरिएबल्स चाहिए उस टाइम डायमेंशन में, उसको जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज फ्लो वेरिएबल्स. सो दैट वाज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो guys, we'll meet our next video, the basic problem of an economy. Till then, bye bye, see you.